दिल्ली में सियासी घमासान, वोट कटवाने के आरोप पर जारी है खींचतान। आपका इल्जाम, बीजेपी का इनकार, किस ओर जाएगी ये सियासी तकरार। दिल्ली के दंगल का शंखनाद कभी भी हो सकता है। सियासी विसात पर शय और मात का खेल भी शुरू हो चुका है। शतरंज की गोटियां अपने अपने मुफीद फिट की जा रही हैं। वैसे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे हैं, लेकिन सभी मुद्दों पर फिलहाल वोट कटवाने के इल्जाम का मुद्दा भारी नजर आ रहा है। तारीख 29 दिसंबर, जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप समर्थकों के वोट कटवाने और नए वोट जुड़वाने का आरोप लगाकर राजधानी की सर्द फिजाओं में सियासी तपिश पैदा कर दी। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 5000 वोट कटवाने और 7500 नए वोट जुड़वाने की एप्लीकेशन दी है। चुनाव आयोग ने 7500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7500 वोट ऐड कराने के लिए और 5000 वोट डिलीट कराने के लिए, और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे। केजरीवाल ने आरोप लगाए तो बीजेपी ने इसे आपकी ही साजिश करार दिया। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच न्यूज 18 इंडिया इन आरोपों की पड़ताल करने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कृष्ण मेनन लेन में धोबी घाट इलाके में पहुंचा। 40 साल से धोबी घाट इलाके में रहने वाले जाकिर अली बताते हैं कि उन्हें वोट काटने का नोटिस मिला है, लेकिन वोट काटने की एप्लीकेशन किसने दी ये उनको नहीं पता। ये बता रहे हैं वोट तुम्हारा काट दिया गया है, तो ये जा करके चेक करो। वहाँ पे जा करके क्या करें? सिर्फ ये वोटर आई कार्ड, हम 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, अब की पहली बार हुआ है ऐसा वोट काटने का। तो ये नोटिस दिया है हमें का मतलब जा करके देखो, अपना चेक करो वोट कट गया तुम्हारा। तो ये बताइए कि ये वोट कटा कैसे? आपको क्या जानकारी दी गई कि आप यहाँ पर नहीं रहते हैं या यहीं रह रहे हैं? परमानेंट सर, परमानेंट रह रहे हैं हम तो यहाँ पे, यहीं पे परमानेंट रह रहे हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं है जो हम तो यहाँ से गए हुए हों। यहीं का हमारा 40 साल पुराना प्रूफ है हमारे पास, सब कुछ है। इसी इलाके में रहने वाली तुलसी देवी का कहना है कि 40 साल से वो इसी पते पर रहती हैं, लेकिन उनका वोट कैसे काट दिया गया। तुलसी देवी के मुताबिक उन्होंने उसी पते के दस्तावेज लगाए हैं जिस पते पर वो रहती हैं। आपको पता है कि आपका वोट काटने की अर्जी दी गई है? एप्लीकेशन, हाँ कल बताया, यहाँ आए थे, उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन लगा रखा। क्या कहना चाहेंगी? आप यहाँ की वोटर हैं और इस पर क्या कहेंगे कि आपका वोट ना कटे? आप ये अपील करेंगे सरकार? हाँ, मेरा वोट नहीं कटना चाहिए। जब मैं यहीं रहती हूँ और हर साल वोट देती हूँ तो मेरा वोट नहीं कटना चाहिए। कितने साल से आप यहाँ पर? मैं 40 साल हो गए। उधर बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी फर्जी वोटरों को जोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी के मुताबिक आप अपने कार्यकर्ताओं के फर्जी वोट बनवा रही है। उत्तरी दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष संजय त्यागी का मात्र 50 गज का मकान है, मात्र ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का मकान है। 4 लोग उसमें रहते हैं, उनके वोट बने हुए हैं पहले से, और 154 लोगों की एप्लीकेशन उस मकान पे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपने मकान पे लगवाई है। तो कौन ये खेल खेल रहा है, कौन कटवाने का खेल खेल रहा है, कौन बनाने का खेल खेल रहा है, सबको साफ दिख रहा है। एक पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। फर्जी बनाने की भी एप्लीकेशन वही लोग लगा रहे हैं, फर्जी कटवाने की एप्लीकेशन भी वही लोग लगा रहे हैं, जिनका एजेंडा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्क्रेडिट करना। बहरहाल आपकी अपनी दलील है और बीजेपी की अपनी, लेकिन सवाल कई है और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं तो ये एप्लीकेशन किसने दी और किस बिना पर दी। दुनिया भी कोरोना के कहर से उभरी भी नहीं थी कि चीन ने फिर से लोगों को चिंता में डाल दिया है। चीन में अब एक नया वायरस आतंक मचा रहा, जिसे HMPV कहा जा रहा। यह वायरस कितना खतरनाक है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, रिपोर्ट में देखिए। चीन ने डराया, अब कौन सा वायरस आया। वायरस बनेगा काल, फिर लगेगा आपातकाल। महामारी की मार, दुनिया फिर होगी लाचार।
चीन एक बार फिर से वायरस के प्रकोप से जूझ रहा। कोरोना महामारी के दर्द से उभरने की कोशिश कर रहे इस देश में अब ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस और अन्य खतरनाक वायरस का कहर सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में चीन के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है, जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरानी में डाल दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर इस वायरस को लेकर भले ही चर्चाएं तेज हो गई हों, लेकिन WHO ने अभी तक इस वायरस की पुष्टि नहीं की है। HMPV एक ऐसा वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है। वैसे इस वायरस से संक्रमित मरीजों में खांसी, बुखार और नाक बंद होने जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। गंभीर मामले में यह निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। HMPV का संक्रमण कोविड-19 की तरह तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से हवा के जरिए फैलता है। इसके अलावा संक्रमित सतहों को छूने से भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस वायरस को लेकर भारत के डॉक्टर्स का कहना है, जरा वो भी आप सुनिए। ये रेस्पिरेटरी वायरस है और ये पर्सन टू पर्सन एक से दूसरे व्यक्ति को लगता है ये, और इसके जो लक्षण हैं वो खांसी होगी, गला खराब होगा आपका, बुखार आएगा, नाक में कंजेशन हो सकता है, बंद हो सकती है नाक, और सांस की भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अभी उपलब्ध नहीं है, इसका अभी कोई उपचार नहीं है। आराम करने से अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं, गंभीर अवस्था इसमें नहीं आती है। चीन के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है। सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरें चिंताजनक हैं, लेकिन इस पर आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने और व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करने की सलाह दी जा रही। और कंट्रीज में भी देखा जाता है, बच्चों में इसको बहुत कॉमनली देखा जाता है। HMPV ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस इसको कहते हैं, और ये कोविड की तरह का वायरस नहीं है। ये निमोनिया से मिलता जुलता, निमोनिया लाइक वायरल इलनेस से मिलता जुलता वायरस है, जिसकी वजह से बच्चों में वायरल लाइक सिम्टम होते हैं, फ्लू की तरह के सिम्टम होते हैं। और ये सिम्टम्स को वॉच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में इस समय अगर निमोनिया हो जाए फ्लू के साथ या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो इसका बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ सकता है। इस वायरस को लेकर कई तरह के दावे हैं, लेकिन WHO के आधिकारिक बयान के बाद ही ये साफ होगा कि असल में ये वायरस कितना खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान अफगानिस्तान में डूरंट लाइन पर तनाव बढ़ता ही जा रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर से रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए अफगानिस्तान पर रॉकेटों की बौछार कर दी है। पाक के हमले से तालिबान झुका नहीं, बल्कि तालिबान ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखिए रिपोर्ट। रात के अंधेरे में पाकिस्तान का रॉकेट अटैक। कंगाल पाकिस्तान ने छुपकर किया वार। न्यूक्लियर पावर कंट्री, यही कहता है ना पाकिस्तान अपने आप को। और इस स्थिति देखिए कि अफगानिस्तान की सेना और उसके लड़ाकों से आमने सामने की जंग की कुव्वत नहीं रह गई पाकिस्तान की। रात के अंधेरे में पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है। रात के अंधेरे में कभी रॉकेट दागता है तो कभी फाइटर जेट भेजता है। इतना बदहाल हो चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से पीठ पीछे वॉर करने का अपना डीएनए दुनिया को दिखा दिया है। अफगान मीडिया के मुताबिक गुरुवार रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने डूरंट लाइन पर खोस्त प्रांत के अली शेर जिले के दाबकी इलाके में हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी सेना के ठिकानों पर रॉकेट दागे, जिसका अफगान सेना ने भी करारा जवाब दिया।
तालिबानी सेना ने भारी हथियारों से पाकिस्तानी सेना को जवाब दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे तक दोनों देशों के बीच भारी गोलाबारी हुई। पाकिस्तान के तरफ से रॉकेट हमले और अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई से स्थानीय लोग दहशत में आ गए और बड़ी संख्या में सुरक्षित इलाके की ओर चले गए। हालांकि अभी तक दोनों सेनाओं ने किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं दी है। यह पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में तालिबान पर हमला किया। तारीख 24 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार। यही वो दिन और तारीख थी जब तालिबान का तापमान काबू से ऊपर चला गया। 24 दिसंबर 2024 की रात अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में प्रतिबंधित तहरीके तालिबान यानी टीटीपी आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने हमले किए थे। पाकिस्तान का दावा था कि उसके हवाई हमले में टीटीपी के आतंकी मारे गए, जबकि आरोप है कि पाकिस्तान के इस हमले में करीब 51 लोग मारे गए थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हमले के बाद तालिबान के बॉर्डर और ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर अलहाजी मुल्ला नूरुल्लाह नूरी ने क्या कहा, सुनिए। पदी क्या वलसी वगड़ी शजी कशनियान वाला टीवी में यकीनी दजला दर्दवन की दजला बुजनवन की या वहशना अमल दा او بیا چې دلته نږدې ځخه سړی ساحه وویني بیا سړي ته دا پته لګېږي چې دلته نه تروریست او نه تروریست دلته وجود لري، نه دلته د ټي ټي پي خلک وجود لري. فقط دغه عام ولسي وګړي چې افغانان خلک هم په دې کې شهادت رسېدلي دي. د افغانستان ولسي خلکو ته هم زیان اوښتی او هغه غریب مهاجر چې د ماښام ګلان نه لري او دلته د مهاجرت شپې سبا کوي هغو ته هم زیان اوښتی. शौकी पाकिस्तानी, कब्जा तालिबानी। 24 दिसंबर को पाकिस्तान को जो करना था वो कर चुका था। तालिबान को जितना नुकसान होना था वो हो चुका था। अब बारी थी तालिबान की। पाकिस्तानी हमले से तिलमिलाए तालिबान फोर्स ने अपर कुर्रम जिले में कई पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट पर हमला बोल दिया। तालिबानी हमले के लिए पाकिस्तानी जवान तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के 19 जवानों को तालिबान ने मार गिराया। विदेशी मीडिया के मुताबिक 20 से 25 टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर मौजूद घोजगढ़ी, माथा संगर, कोट राखा और तारी मैंगल इलाके की चौकियों पर तालिबान की तरफ से गोलीबारी की गई, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन नुकसान की खबर पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा आई। पाकिस्तान के इस हमले में अफगान सेना के 7 से 8 जवान गोलीबारी में मारे गए। इतना ही नहीं, तालिबान ने दोबारा पाक चौकियों पर अटैक किया, जिसमें बॉर्डर पर मौजूद पाक की 2 मिलिट्री पोस्ट को कब्जा करने की खबर आई। तालिबान पाकिस्तान के सामने झुक नहीं रहा है, बल्कि जबरदस्त पलटवार कर रहा है। पाक आर्मी के तोते उड़े हुए हैं, तारीफ के होश फाख्ता हो गए हैं। शायद ये पहली बार है जब अफगानिस्तान ने हथियार के साथ डूरन लाइन को पार किया है। वो सीमा रेखा अब खतरे में पड़ गई है, क्योंकि तालिबान ने खुलकर कह दिया है कि वो डूरन लाइन को नहीं मानता और पाकिस्तान के हिस्से वाला पूरा पश्तून इलाका उसका है। यानी कि तालिबान ने पाकिस्तान को अपना इरादा जता दिया है कि वो अब खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करके ही मानेगा। इस बीच अफगानिस्तान से आई एक और खबर ने पाकिस्तान की टेंशन टाइट कर दी है। खबर है कि तालिबान फोर्स के 15,000 लड़ाके पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करते हुए पेशावर की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर 2 ट्वीट बहुत ही तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक ट्वीट में फैजल कहता है कि प्रिय भारत, हमें पाकिस्तान को यहां उलझाए रखने में मदद करो ताकि उधर आप पूरे पीओके पर अपना दावा ठोक सको। सोशल मीडिया पे अफगानियों की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की पोस्ट की जा रही है और इंडिया से मदद मांगी जा रही है। अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इस जंग में हमारी मदद करें ताकि हम इस जंग में पाकिस्तान को उलझाए रखें और आप पीछे से पूरे के पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लें। वहीं फैजल अफगान ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें वो भारत और पीएम मोदी तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि अपने दुश्मन को बिना युद्ध लड़े कमजोर करना चाहते हैं तो उन्हें सपोर्ट कीजिए जो आपके दुश्मन को पहले से टक्कर दे रहा हो। डूरन लाइन पर क्यों घमासान? डूरन लाइन को उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा तय करने के लिए बनाया गया था।
उस समय पाकिस्तान भी भारत में ही शामिल था। साथ ही उस वक्त पूर्व में रूस की विस्तारवादी नीति से बचने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अफगानिस्तान का बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया था। इस लाइन को खींचते समय स्थानीय जनजातियों और भौगोलिक परिस्थितियों को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये विवादों में रही। डूरंड लाइन के पास दो प्रमुख जनजातीय समूह रहते हैं, पंजाबी और पश्तून। ज्यादातर पंजाबी और पश्तून सुन्नी मुस्लिम है। पंजाबी पाकिस्तान में सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, जबकि पश्तून अफगानिस्तान का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के पास रहने वाले पश्तूनों का आरोप है कि इस बॉर्डर ने उनके घरों को बांट दिया है। वो दशकों से उस इलाके में अपने परिवार और कबीलों के साथ रहते थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने प्लानिंग के तहत पश्तून बहुल इलाकों के बीच रेखा खींच दी, जिससे पश्तून दो देशों के बीच बढ़ गए। तालिबान इसी डूरंड लाइन को नहीं मानता है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से डूरंड लाइन पर तनाव बेहद बढ़ चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों पक्ष अपने अपने बॉर्डर को लेकर दावा करते हैं। यहीं से तालिबान लड़ाके पाकिस्तान पर हमला करते हैं, जिससे तनाव बढ़ जाता है। खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई ताकि तालिबान से युद्ध विराम किया जा सके, लेकिन तालिबान अपनी बात पर अड़ा है। महाकुंभ शुरू होने में कुछ ही वक्त बचा है कुंभ के, और इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। महाकुंभ पर आए दिन सियासी बयानबाजी भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट में। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने प्रयागराज महाकुंभ में बड़े पैमाने पर मुसलमानों का धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यह आरोप लगाया है। मौलाना का कहना है कि उनके सूत्रों ने ऐसी जानकारी दी है कि महाकुंभ मेले में साधु संत बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराने का प्लान बनाया है। जो खबरें निकल आ रही हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहां साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का, और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। तो धर्मांतरण का ये जो कानून है, तो इसका फिर कैसे अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के बयानों से संत समाज में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि मौलाना प्रदेश में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात है, जो लोग धर्मांतरण जिहाद चलाते हैं, मुंह जिहाद, थूक जिहाद, माला पहनकर, कलावा पहनकर, गले में कंठी धारण करके, मस्तक पे तिलक लगा के हमारी माँ बहन बेटियों के साथ छलावा करते हैं। वो बता रहे हैं कि हिंदू धर्मगुरु साधु संत कुंभ में धर्मांतरण कराएंगे। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग धर्मांतरण नहीं कराते हैं। कभी एक आध दो मामले आए हुए, हमने घर वापसी कराई है। मौलाना का दावा है कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। महाकुंभ में साधु संत बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के धर्मांतरण का प्लान बना रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने सीएम योगी को चिट्ठी भी लिखी है। एक तरफ साधु संत धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर, और गुज़िश्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वहीं मौलाना के बयान पर धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि मुगल शासन काल में हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया गया था। अगर वो अपनी मर्जी से घर वापसी करना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। भारत में मुसलमान नाम की चीज थी ही नहीं। पहले भारत में तो सभी हिंदू थे। ये तो औरंगजेब, बाबर और महमूद गजनबी जैसे लोग आए थे, इन्होंने हमारे हिंदू की चोटी काट दी, जनेऊ छीन लिए, तो उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। भारत का मुसलमान मुसलमान नहीं है। भारत का मुसलमान तो जबरदस्ती कन्वर्ट हिंदू ही है। अगर वो अपनी इच्छा से हिंदू बन रहे हैं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है।
एक तरफ मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का दावा है कि उन्होंने 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में धर्मांतरण की आशंका के चलते सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें ऐसी घटनाओं पर पुलिस और प्रशासनिक रोक की मांग की गई है। वहीं साधु संत मौलाना को अपने अंदाज में करारा जवाब दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए उन्हें अपने माता पिता की परमिशन की जरूरत होगी। केंद्र सरकार के इस कदम से बच्चों की प्राइवेसी को दोगुना सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। अक्सर घरों में शिकायतें आती हैं कि बच्चे फोन पर व्यस्त रहते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम बिताते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर भी काफी असर पड़ता है। सरकार भी इसकी गंभीरता को लेकर काफी विचार कर रही थी। वहीं अब भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले अपने पेरेंट्स से इजाजत लेनी होगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर मसौदा जारी किया है। इससे साफ है कि नाबालिग बच्चे अब गुपचुप तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी आईडी नहीं बना पाएंगे। दरअसल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के ड्राफ्ट नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। उसी के तहत अब पेरेंट्स की मंजूरी लेनी होगी। बरेली के लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी, बहुत अच्छी बात है। आजकल का जो माहौल है, जो अपनी पहल चलाई है बहुत अच्छी है। 18 साल के जो भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे इंटरनेट के माध्यम से क्या कर रहे हैं। हर बात की नॉलेज होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ी